अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अज़का अहमद और उम्मीद करती हूं आप सब ने अपनी सुबह का आगाज एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आज हम अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं कुछ मौसम की सूरत हाल के बारे में और आपको ये बताएंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से बारिशों का जो एक सिलसिला है वो शुरू होने जा रहा है। और यकीनन जब बात की जाती है मौसम की तो हमारे दिल खुशी से खिलखिला उठते हैं और हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है जब हम बात करते हैं कि मौसम की, कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने जा रहा है। और ख़ास तौर पर गर्मियों के सताए जो शहरी हैं, जब ये बारिश की नवीद सुनते हैं या ये सुनते हैं, ये न्यूज़ सुनते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम बड़ा अच्छा रहने वाला है, तो ख़ास तौर पर उनके लिए एक बड़ी ये खुशी की बात होती है। व्यूअर्स, गर्मी की शिद्दत के बाद बादलों का बरसना यकीनन हमारे लिए एक अल्लाह ताला की नेमत भी है, कुदरत का एक तोहफा भी है और मौसम की खूबसूरती भी है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जब हम देखते हैं चंद घंटों की बारिश के बाद गलियों मोहल्लों में, बाजारों में, दुकानों में, घरों में इर्द गिर्द जब पानी खड़ा हो जाता है तो यही कुदरत की नेमत हमारे लिए जहमत और अजियत बन जाती है। और आज के आपको बताएं कि आज से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के हवाले से बताया जा रहा है कि बारिश का एक नया स्पेल शुरू होने वाला है। पंजाब जो है एक बार फिर से मानसून के एक नए स्पेल की जद में आने वाला है। महकमा मौसमियात और PGMA ने ये नवीद सुना दी है और अलर्ट भी जारी कर दिया है कि आज से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, जिनमें अगर बात की जाए 16 अगस्त की रात से 21 अगस्त तक सूबे के बेशतर शहरों में बारिश होगी। आंधी और गरज चमक के इम्कानात भी मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि 17 से 20 अगस्त के दौरान रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है, जबकि रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चकवाल, अटक, सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला, हाफिजाबाद, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, भक्कर, लिया, साहिवाल और पाकपतन में मुख्तलिफ अजला में बारिश की जो पेश गोई है वो की गई है। जबकि जनूबी पंजाब के बास इलाकों में 20 से 21 अगस्त तक बारिशों के हवाले से बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया गया है कि बारिशें होंगी। लेकिन असल सवाल ये है कि हम इस बारिश से निमटने के लिए तैयारी क्या करते हैं। जब भी हम देखते हैं मानसून का कोई स्पेल शुरू होता है या बारिशें मुसलसल होती हैं तो चंद घंटों के बाद ही हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द सिर्फ हमें पानी ही पानी नज़र आता है। कोई निकासी आपका सिस्टम नज़र नहीं आता, कोई मैनेजमेंट नज़र नहीं आती। तो हर मॉनसून में हम ये भी देखते हैं कि अर्बन फ्लडिंग के हवाले से खदशात भी जाहिर कर दिए जाते हैं और नालों की सफाई की खबरें भी आती हैं। ज़िला इंतज़ामिया है या दीगर जो इदारे हैं, वासा है, उनकी तैयारी भी सामने आती है। लेकिन चंद घंटों में गैर मामूली बारिश के बाद वही तालाब का मंजर हर जगह हमें शहर में नज़र आता है। हर जगह पानी ही पानी हमें नज़र आता है और कई कई घंटों तक फिर आवाम को मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। और ख़ास तौर पर बड़े शहरों में तो हम ये हालात देख रहे हैं, इसके साथ साथ छोटे शहरों में भी बड़े ही बुरे हालात दिखाई देते हैं। हर जगह पानी है, निकासी आपका कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, कई कई रोज़ पानी खड़ा रहता है और उससे वबा के और बीमारियों के फैलने के खदशात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो जो शहरी हैं बार बार इस बात का गिला शिकवा करते हैं इंतज़ामिया से कि इंतज़ामिया आए, हमारे इलाके को विज़िट करे, कोई एक्शन ले। हम लोग इस तरह के माहौल में हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रहा है, वबा, ताफून जैसी बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ जाता है। और सम केसेस में हम ये भी देखते हैं कि प्रॉपर तौर पर जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट होते हैं कि उनके इर्द गिर्द गंदे माहौल की वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं। तो यकीनन ये एक बड़ा मसला है और अब मसला सिर्फ ज़्यादा बारिश का है या फिर मसला इससे हटकर हमारे साथ इस बारिश को बर्दाश्त करना और फिर जो इन्वायरमेंट का मसला है वो भी क्या इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसी पर आज हम बात करेंगे। और आपको व्यूअर्स ये भी बताएं कि जो माहिरीन हैं वो बार बार ये बात से हमें खबरदार करते रहे हैं कि जो शहरी आबादी का फैलाव है या फिर टेम्परेचर का रेज होना है या फिर जो कंक्रीट का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, हमारी जो ग्रीनरी है उसका कम होना है, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। बड़ा फैक्टर है ये बारिशों का जो ये इस तरीके से हमारे सामने इम्पैक्ट आ रहा है और जो बारिशें हमें जिस तरीके से शदीद मुतासिर कर रही हैं उनके असरात हमें नज़र आते हैं हर मानसून स्पेल के अंदर। और आज हम इसी अहम सवाल पर बात करेंगे और मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को किस हद तक इम्पैक्ट किया है पिछले अरसे में और इस बार भी, और आइंदा क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे।
इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपको वेलकम करेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, ये बताइएगा, हमें मौजूदा सूरत हाल समझाने की कोशिश करें कि पंजाब में ये आने वाला जो छठा मानसून का स्पेल है, ये एक मामूल की बारिश होगी या फिर गैर मामूली शिद्दत का भी इम्कान जाहिर किया जा सकता है? हम क्या समझें, क्या जो अभी प्रीवियस जो स्पेल्स गुजरे हैं ये स्पेल भी वैसा ही होगा या इससे ज़्यादा शदीद होने वाला है स्पेल? बिल्कुल, ये अगर आप पिछले साल से कंपैरिजन करें तो पिछले साल मानसून ज़रा जल्दी दाखिल हुई थी और हमने सितंबर तक 12 स्पेल्स देखे थे, जो कि ज़रा प्रोलॉन्ग स्पेल्स हम कहते हैं, उनकी उनकी सिचुएशन बनी थी। इस साल एल नीनो शुरू हो गया था। एल नीनो की वजह से जो मानसून के बादल हैं, वो ज़रा देर से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और जुलाई में डेफिसिट रहा है, यानी उस हिसाब से उतनी बारिशें नहीं हुई जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड होती हैं मानसून की। हाँ, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कुछ जो आपके नॉर्दर्न एरियाज है वहां पे फिर भी बारिशें जो है वो ज्यादा हुई। अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ और आज भी तकरीबन रात के बाद से मुसलसल पिंडी इस्लामाबाद में काफी तूफानी बारिश लगी थी, जिसकी वजह से लई के आसपास के इलाकों में जो है वो अलर्ट जारी हुआ हुआ है। अब इस सिचुएशन को आप यूं समझिए कि ये मानसून का बिल्कुल स्पेल है, छठा स्पेल है, लेकिन एल नीनो की वजह से जो बारिशों की शिद्दत होती है, बेशक वो शॉर्ट टर्म बारिशें होती हैं, लेकिन उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा रहता है। तो ये एल नीनो एक नेचुरल वेदर पैटर्न है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये अब बहुत जल्दी जल्दी दुनिया में आ रहा है और इसी वजह से इस साल का जो एल नीनो है उसका कंपैरिजन 1877 वाले एल नीनो से किया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहा है, क्योंकि पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर 3 डिग्री से तजावुज कर गया, जो कि एक अनयूजुअल फिनोमिना है और इस वजह से ये आप बारिशों की शिद्दत में इजाफा देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं लोकलाइज पैटर्न की भी, तो भी आपके इस्लामाबाद में खास तौर पे ये जो इस साल जंगल कटा, तब भी मैंने बोला था कि इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट जैसे मामलात आम हो सकते हैं, क्योंकि लोकली जब सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से भी गर्म हवा उठती है और वो टकराती है ठंडी हवा से, तो एकदम छोटे इलाके में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाना 1 घंटे में, उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज भी है, लोकलाइज फैक्टर भी मौजूद है और ये इसीलिए बेतरतीबी आई हुई है बारिशों में, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा सैलाबी सूरत जो है फेस करें। और मैं तो ये भी कह रही हूँ कि खुशकिस्मती है हमारी एक तरह से कि एल नीनो शुरू हो गया। अगर एल नीनो शुरू नहीं होता तो जिस हिसाब से मानसून की बारिशों में शिद्दत आई हुई है, खुदा ना खास्ता हम लोग इससे ज्यादा बुरी सिचुएशन फेस कर सकते थे, क्योंकि हमारे पेश की इकदामात कोई नहीं होते ऑन ग्राउंड। जी। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे आपने अभी मेंशन किया है, ये मॉनसून का जो स्पेल हम देख रहे हैं, इनका जो पैटर्न चेंज हो रहा है, इसमें मौसमियाती तब्दीली का एक बड़ा फैक्टर है, ऐसे ही? बिल्कुल, मौसमियाती तब्दीली का तो बहुत बड़ा फैक्टर मौजूद है ही, लेकिन जो सैलाबी सूरत हाल बनती है वो आपके लोकलाइज पैटर्न की वजह से और आपकी गवर्नेंस ऑन ग्राउंड की वजह से जो है वो डिटर्मिन हो रही होती है कि कितना सैलाब आएगा। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, हमें ये भी बताइएगा कि ये अर्बन फ्लडिंग क्या होती है, लोगों को ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा, और क्या इसकी बुनियादी वजह भी सिर्फ बहुत ज़्यादा बारिश है या फिर नाकिस जो ड्रेनेज सिस्टम्स हम देखते हैं, निकासी आपका कोई सिस्टम नहीं देखते, इंतजामिया की जो गफलत लापरवाही देखते हैं, कोई मशीनरी नहीं होती, जब पानी खड़ा हो जाता है घंटों घंटों, किसी को हम एहलकार को नहीं देखते कि कोई आए और आके देखे, गवारा करे कि अवाम किस तरीके से इस इलाके में सर्वाइव कर रहे हैं या अवाम को किन किन मुश्किलात का सामना है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आज से कुछ साल पहले जब सैलाब आते थे, खास तौर पे 2010-11 के सैलाब, उसको हम दरियाई सैलाब कहते थे। वो यूजुअली होता था कि जो आपके दरिया वाले इलाके हैं वहां बारिशें बहुत होती थी और फिर एक इंडिया फैक्टर भी मौजूद है, वो भी पानी छोड़ दिया। अभी कल भी सलाल डैम से इंडिया ने पानी छोड़ा है। अभी पैटर्न चेंज हो गया बारिशों का। अब उन इलाकों के बजाय बारिशें आपके शहरों वाली साइड पे ज्यादा होती हैं, यानी कैचमेंट एरियाज में बारिशें नहीं होती अब। तो जब शहरों में बारिशें ज्यादा होती हैं तो वहां पे शहरों का अगर निकासी आपका सिस्टम बेहतर ना हो, अपग्रेडेड ना हो, तो वहां पे शहरों में सैलाबी सूरत हाल बन जाती है। दूसरा फैक्टर ये है कि दरियाओं के, नालों के, नदियों के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो जाती है और फिर हम गुजरने का, पानी के गुजरने का रास्ता कोई नहीं छोड़ते, तो सैलाबी सूरत हाल क्रिएट होती है। तीसरा फैक्टर ये है कि उन्हीं दरियाओं, नदी नालों में जिनसे हम पानी लेते भी हैं, अपनी ज़राअत को भी वो पानी देते हैं, उन्हीं में हम सारा कचरा डंप कर देते हैं, तो वो चौक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है शहरों में। फिर जो आसपास फ्लड प्लेन पे जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई होती है, इलाके होते हैं, कच्ची आबादियां जो फैली हुई होती हैं, वहां पे जाहिर है दरिया ने तो या नाले ने तो गुजरना है उस रास्ते से, तो वहां पे फिर कटाव होता है जमीन का और वो इलाके जो है जेरे आब भी आ जाते हैं,
ज्यादा बारिश की वजह से। फिर अभी चौथा फैक्टर इसमें क्लाउड बर्स्ट जैसा मामला बहुत आम होना शुरू हो गया, यानी शिद्दत वाली बारिश आम हो गई है। तो थोड़ी थोड़ी टाइम में वो एकदम बारिश हो जाती है, तो उसकी वजह से शहरों में सैलाबी सूरत हाल बच जाती। तो ये अर्बन फ्लडिंग का ये फिनोमेना है जो पाकिस्तान के बेशतर शहरों में, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, आप डॉक्टर जो है सैनब, वो फेस क्या कर फिर रहे हैं। यही वजह है जो बड़े शहरों में हम देखते हैं, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट जैसे बड़े शहरों में हम देखते हैं कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा हमेशा ही बताया जाता है कि है, और फिर इस तरह के हम इंसिडेंट भी देखते हैं कि होते हैं मानसून में, बारिशों का जो भी सीजन होता है, तो क्या यही वजह आते हैं इसकी? बिल्कुल वजूहात यही है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया पाकिस्तान में सैलाब शहरों में अब गवर्नेंस ज्यादा उसको डिटरमिन कर रही है। मौसमियाती तब्दीली देखें, मौसमियाती तब्दीली का हमें 1980 से साइंसदान जो है वो वार्न कर रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले से हमने बहुत ज्यादा सैलाब देखे और हमें पता था कि ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप मुझे बताएं कौन से शहर की अब ड्रेनेज प्लान को अपग्रेड किया गया। अभी कराची जैसे शहर में 50 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो पूरा शहर डूब जाता है। यही सिचुएशन अब लाहौर की होती है, यही सिचुएशन अब पिंडी, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में कभी पानी खड़ा नहीं होता था, बारिश होती थी, थोड़ी देर पानी आया, उसके बाद पानी उतर जाता था। जाहिर है पहाड़ी इलाके हैं, अब तो पानी से पूरे पूरे जो सोसाइटीज हैं वो डूब जाती हैं। फिर रावी के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन की हुई है, रावी ने तो अपना पानी लेने आना ना, लेकिन हम उन्हीं सोसाइटीज को प्रमोट भी कर रहे हैं। हालांकि हमारा ही लॉ मौजूद है कि आप फ्लड प्लेन पे इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारी हमारी मिस गवर्नेंस है। क्लाइमेट चेंज का तो हमें पता है ये तो होना था, लेकिन अभी ऑन ग्राउंड जो सैलाब बन रहा है वो हमारी अपनी वजह से बन रहा है, हमने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, जो ग्रीनरी है या फिर हम दरख्त के कटाव के हवाले से बात करते हैं तो हम देखते हैं ये भी मेजर अब प्रॉब्लम बन चुका है। शहरी आबादियां आगे की तरफ जब बढ़ती हैं तो इसमें जो ग्रीन स्पेसेस हैं उनको काटा जाता है और वहाँ पे बिल्ड की जाती हैं नई सोसाइटीज़ वगैरह। तो क्या जो ये कटाव है ग्रीन स्पेसेस का या जो हमारी ग्रीनरी की कमी है, क्या ये भी बारिश के पानी को जो जज्ब करना है उसका मुतासिर करती है? बिल्कुल, इसके दो आप मैनिफेस्टेशन देखें। एक तो ये कि जो जितनी ग्रीनरी कम होती है तो आबो हवा में जो पोल्यूशन है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जंगलात और ये सब जो हमारे बफर्स हैं ये अपने अंदर इन पोल्यूटेंट्स को जज्ब करने का रोल प्ले करते हैं। जब हम ये मिटा देते हैं ग्रीनरी और ये ग्रीन बफर जोन्स, तो पोल्यूशन आम हो जाती है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अभी मानसून बारिशों के बावजूद आप पंजाब में और इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर लीजिए, ये 150 से ऊपर ही है, जिसका मतलब है कि बारिश के बावजूद इतनी पोल्यूशन है। यानी अब स्मॉग का मसला आपका ईयर राउंड प्रॉब्लम बन चुका है, ये सीजनल नहीं है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है, बिल्कुल जब नरम मिट्टी मौजूद नहीं होती और इतना सैलाबी पानी आता है वो जज्ब नहीं कर पाती जमीन। खास तौर पे जब शदीद गर्मी पड़ती है तो जमीन की कैपेसिटी जो पानी को जज्ब करने की होती है वो रिड्यूस हो जाती है और सरफेस वाटर, सरफेस रन ऑफ बढ़ जाते हैं। यानी बारिश का पानी फिर तेजी से सतह जमीन के ऊपर रहता है और जेर जमीन पानी के जखायर भी आपके रिचार्ज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल बढ़ती है। तो ये सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है हमारे पूरे मुल्क में। तो इतना पानी आया हुआ है, हमारे पास जखीरा भी नहीं हो रहा, जेर जमीन पानी अभी भी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने सिचुएशन में जो जितना भी सीवेज या ड्रेनेज सिस्टम है, आप समझती हैं कि मुस्तकबिल में जो बारिशें, शदीद बारिशें अगर होती हैं तो हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि इन बारिशों को सह सके और ये एक प्रॉपर सिस्टम चल सके मैनेजमेंट के हवाले से? देखें, अभी रिसेंट सैलाबों की बात कर लेते हैं, चलें 10-11 छोड़ दें, 2022 से आप फोकस करें। 2022, उसके बाद 24 में भी हल्का फुल्का सैलाब आया, खासतौर पे बलोचिस्तान वाले एरिया पे। फिर आपका सैलाब आया 25 में, पिछले साल की। और अभी इस साल की बात है, किस जगह का निकासी आपका सिस्टम जो है अपग्रेड हुआ है, किस शहर का कोई मास्टर प्लान बना है, कहीं पे कोई मेंशन हुआ है कि हम जेर जमीन पानी के जखायर। इस्लामाबाद में एक आध प्रोजेक्ट लगा, लेकिन ये मास्टर प्लानिंग होती है पूरे शहर की, अर्बन एरियाज की, कि कैसे अपने पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी छतों पे जमा करना है, जेर जमीन पानी के जखायर रिचार्ज करने हैं, पानी के गुजरने का रास्ता आपने देना है, ना कि आपने सोसाइटियों के आगे छोटे बंद बना देने हैं कि हमारी सोसाइटी में पानी ना आए लेकिन आसपास के जरिए इलाकों में पानी चला जाए और वो डूब जाए। तो ये ऐसी प्लानिंग नहीं होती। ये हमारा अभी भी जो प्लानिंग का हिस्सा वो यही है कि हमने जब सैलाब आएगा उसके बाद हमने अपनी टीम्स को मोबिलाइज करना है, वहां से लोगों को रेस्क्यू करना है और उसके बाद उनको
उनको छोटी मोटी कंपनसेशन देके हम सब वापस वो बेचारे उन्हीं इलाकों में चल जाएंगे और हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया, हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी। इसको तैयारी नहीं कहते। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, जब आपने तैयारी की बात की तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब जब हम देखते हैं शहरों के अंदर चंद घंटों की बारिश होती है, उसके बाद हमें जगह जगह पानी नजर आता है, तो आप क्या समझती हैं ये सड़कों पर और गलियों में जो तालाब का मंजर हमें दिखाई देता है, क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत है या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि शहरी जो प्लानिंग थी वो ही सही तरीके से नहीं की गई? जी, मैं यही बात कर रही हूँ कि ये कुदरती आफत तो हमें मालूम है कि बारिशें होनी है, लेकिन जमीनी सैलाब जो है वो हमारी वजह से आ रहा है कि जब हमने निकासी आब नहीं रखा हुआ, जब दरियाओं पे इंक्रोचमेंट्स हैं ये, और जब हम जंगल मिटाते जा रहे हैं, कभी पब्लिक हेल्थ की मद में काटते जा रहे हैं, जंगल पे जंगल कट रहा है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि वहां कंस्ट्रक्शन कर लें, कोई यादगार बना लें, हमें उससे फर्क नहीं पड़ा। तो ये सैलाबी सिचुएशन हमारी अपनी वजह से है। डॉक्टर ज़ैनब हमारे साथ मौजूद थी इस मामले पर बात करने के लिए। ज़ैनब, आपने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से सारा एक्सप्लेन किया और ये तमाम तरह जो सिस्टम है, बारिशों का इम्पैक्ट किया है, आप हमें बड़ा अच्छी तरीके से आपने इस पर डिस्क्राइब किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और न्यूज़ से, न्यू पाकिस्तान से इस वक्त मॉर्निंग शो जारी है, आप हमारे साथ रहिए। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो एक खबर, एक वाक़या या किसी एक शहर तक महदूद नहीं है, बल्कि ये सवाल हर उस माँ, बहन, बेटी या हर उस खातून का है जो घर से बाहर निकलती है, तालीम हासिल करने के लिए निकलती है, मुलाजमत के सिलसिले में निकलती है, या फिर अपने आप को मजबूत बनाने के लिए माशरे में रहती है, या फिर किसी भी मुश्किल के तहत कि अपनी कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए बाहर निकलती है, किसी इदारे का रुख करती है। तो हम यहाँ पर ये बात आपसे करने जा रहे हैं कि क्या आज वाकई में पंजाब की जो खवातीन हैं, क्या वो घर से जब बाहर निकलती हैं, क्या वो महफूज हैं? क्या वो अपने आप को महफूज फील करती हैं? क्या वो किसी भी इदारे में जॉब करती हों या किसी सोशल एक्टिविटी का हिस्सा हो, या घर से बाहर किसी भी अपने अगर वर्क प्लेस पर हैं, तो क्या वो अपने आप को महफूज फील करती हैं? क्या वो समझती हैं कि हमें यहाँ पर किसी से कोई खतरा मौजूद नहीं है, या हम अपने आप को बिल्कुल सिक्योर फील करते हैं? इसी पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। और आपको ये बताएं कि पंजाब पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक इस साल के रवां साल के जनवरी से लेकर जून 2026 तक का जो डाटा है वो सामने आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 6 माह में खवातीन के खिलाफ जो जुराइम है उनमें 20,114 मुकदमात दर्ज हुए हैं। आप इमेजिन करें कि ये कितना बड़ा फिगर है। 20,000 से ज्यादा केसेस सिर्फ 6 माह के अंदर रिपोर्ट हुए हैं और इनमें 4,446 रेप के हैं, 940 गैंग रेप के, 1,762 जो हैं कत्ल और 5,814 जो हैं अगवा के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें खवातीन के खिलाफ जो अब हम बात करें कि जो जुराइम की जो मजमूई शरह है उसमें भी इजाफा देखने में आया है, वो भी 3.7% से बढ़कर अब 4.8% पर हो गई है। दूसरी जानिब नाजरीन, आपको हम ये भी बताएं कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसके जो इदादोशुमार हैं उनमें भी इजाफा देखने में आया है दीगर जुराइम के साथ साथ, और जो इसी साल के पहले 6 माह के दौरान उनका जो अमाउंट है, उनका जो फिगर है वो भी बड़ा है और उसमें भी नुमाया इजाफा देखने में आया है। जनवरी से लेकर जून 2026 के दौरान पाकिस्तान में हजारों केसेस रिपोर्ट हुए हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के, जिनमें खवातीन के अगवा, फिर उन पर तशद्दुद, फिर उनके साथ रेप, गैंग रेप या फिर ऑनर किलिंग जैसे जो वाकयात हैं वो सब इनमें शामिल हैं इन जुराइम के अंदर। और अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो व्यूअर्स, हमने हालिया हफ्तों के अंदर कुछ वाकयात लाहौर के अंदर ही ऐसे देखे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। एक वाकया तो बड़ा नॉमिनेट भी हुआ, जिसमें 2 इंतहाई अफसोसनाक वाकया था कि जो 2 गैर मुल्की खवातीन हैं जब वो पाकिस्तान आई तो उनको पहले अगवा किया गया और फिर मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया गया। फॉरनर्स वो खवातीन थी और उनके साथ ही सारा इंसिडेंट पेश आया और उसके फ़ौरन बाद ही हम देखते हैं कि एक पहले वाकया इतना हाईलाइट हुआ है और उसके फ़ौरन बाद जो है एक और वाकया हमारे सामने आया जिसके अंदर ज़ेनी माजूर जो औरत है उसके साथ, खातून के साथ उसके ज़्यादती की गई। थाने के अंदर वो ज़हनी माजूर औरत थी, जब थाने जाती है तो जो पुलिस एहलकार है उसके साथ मुबैना ज़्यादती करता है। जो गैर मुल्की खवातीन थी उनके साथ जब ये केस रिपोर्ट हुआ उसके फ़ौरन बाद ये केस सामने आता है तो यकीनन एक तशवीश की लहर दौड़ गई है हम सब के अंदर और 2 खवातीन की हलाकत का फिर एक और वाकया सामने आया। हमारा तीसरा इंसिडेंट है ये जो हालिया हफ्तों में हम देख रहे हैं, एक इंटरवल के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा हमारे सामने आया है। यानी इतनी स्पीड से ये केसेस हमारे सामने आ रहे हैं और हाईलाइट भी हो रहे हैं, तो यकीनन
खवातीन इस तरह अपने आप को कैसे सेफ महसूस कर सकती हैं? एक खातून जो घर से बाहर कमाने के लिए निकली है, या एक खातून जो अपने किसी मसले के लिए थाने के अंदर जो है मुकदमा दर्ज कराने के लिए जा रही है, अपनी शिकायत लेके जा रही है, तो क्या खवातीन अब अपने आप को एक थाने के अंदर भी महफूज न समझें? यकीनन एक बड़ा सवालिया निशान है। और व्यूअर्स, हम आपको साथ साथ ये भी बताएं कि हमारे बात करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी भी जो ओहदेदार को या अहलकार को टारगेट करें, या हम पंजाब पुलिस की परफॉर्मेंस पर बात कर रहे हैं। ये वो फैक्ट्स हैं और फिगर्स हैं जो रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं। जितने भी हमने फिगर्स आपके साथ शेयर किए हैं, ये वो सारे फिगर्स हैं जो खुद से बाकायदा तौर पर जारी किए गए हैं, रिपोर्ट्स हुए हैं ये फिगर्स, और ये तमाम तर जो वाकयात हैं एक्चुअल रिपोर्ट हुए हैं, और तमाम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये काउंटिंग है बिल्कुल ठीक है। इसलिए एक बड़ा संगीन मामला है, हमने कहा कि हम इसको आज डिस्कस करें, और इंतहाई तशवीशनाक बात है। और यहाँ पर हमारा ये सवाल उठाना ज़रूर बनता है, क्या पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है? और ये भी हम जानना चाहेंगे कि यह अवामी मफाद और इदारा जाती जवाबदेही का सवाल भी बनता है। इसी तमाम सूरत हाल पे हम बात करने जा रहे हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर कानून बैरिस्टर मलिक सलमान। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे, कैसे हैं आप? सो मच, ऑल गुड। ओके सर। सर, आपने सुना कितनी बड़ी तादाद है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने अभी एक्सप्लेन किए सारे, और पंजाब पुलिस की जो खुद की रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि गुज़िश्ता 6 माह के अंदर 20,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो कानूनी एतबार से आप क्या समझते हैं ये सूरत हाल? कवानीन की नाकामी है या कवानीन के मौसर निफाज का मसला है? इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है ये। वेल, थैंक यू सो मच। इसको दो तरह से ले सकते हैं हम, इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव इन अ सेंस, कानून बनाए क्यों गए थे? पंजाब गवर्नमेंट ने, मैडम मरियम नवाज ने इतने ज़्यादा जो लॉज बनाए, इतनी ज़्यादा जो एक्सेस दी लोगों को कि आप आएँ और अपने केस रजिस्टर कर सकें। हम यही तो बात कई सालों से कर रहे थे कि लोग जो हैं वो साइलेंट हो चुके हैं, दे आर नॉट वोकल, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वो सामने नहीं आते, आवाज़ नहीं उठाते। अब वो लॉज आ चुके हैं, अब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनको ये एक्सेस हासिल है कि वो रजिस्टर भी कर सकें इन केसेस को। तो यकीनन जो माशरे में हो रहा है वो अब रजिस्टर भी हो रहा है और सामने भी आ रहा है, तो तादाद बढ़ेगी। इसका नेगेटिव पहलू ये है कि क्या जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनका जस्टिस हो रहा है, सजाएं हो रही हैं? और एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, अगर माशरे में बोल्डली ये ऑफेंस कमिट हो रहा है और वो जो कर रहे हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, कोई उनको पकड़ नहीं रहा, तो फिर इसका मतलब है कि ये निजाम फेल हो चुका है। इसका मतलब है ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन अगर लोगों को साथ साथ सजाएं मिल रही हैं और लोगों के अंदर डर भी बैठ रहा है, किसी भी लेवल पर डर हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि सड़कों पे जा रही हो खवातीन और वहां पे ये कमिट हो जाए। ये प्राइवेटली भी हो रहा है, फैमिलीज के अंदर भी हो रहा है। तो बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसको आप ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल माशरा जो है वो ऐसा बन गया है कि औरत अब घर से बाहर नहीं निकल सकती। वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब राइट नाउ। अगर पंजाब को हाईलाइट कर लें तो खवातीन यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने काम को जा रही हैं। हाँ, इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। इन चीजों को जब सुनते हैं तो माँ बाप जो हैं वो खौफ हो जाते हैं और वो बाहर भेजने से हेजिटेट करते हैं। बट जब जहां इतनी एक्सेस हो कि पैनिक बटन्स तक इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं, जहां इतनी एक्सेस हो कि एप्लीकेशन आपके मोबाइल में हो, यू कैन जस्ट क्लिक, और जहां इतनी एक्सेस हो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी आप सिर्फ बटन प्रेस करें एंड यू कैन कॉल द पुलिस एंड यू कैन कन्वे एवरीथिंग टू यू, एंड इवन देन यू कैन टॉक टू द सीएम एज वेल। यानी कि सीएम की जो एप्लीकेशंस हैं, जो उनकी हेल्पलाइंस हैं, यू कैन टॉक डायरेक्टली टू हर। और अगर कोई केस रजिस्टर नहीं हो रहा, क्योंकि हो सकता है कि हर दफा प्राइवेट बॉडी ना हो बीच में, कोई ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, जैसे आपने हाईलाइट किया केसेस को, तो ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कंप्लेन काफी हिंड्रेंसेस फेस करने को मिलती हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो हाईएस्ट फॉरम है उसको टच करें, और हाईएस्ट फॉरम आपको अपने मोबाइल में दे दिया गया इस गवर्नमेंट ने। हाँ, एक चीज जो हम सफर कर रहे हैं ओवरऑल वो ये है कि जब केस रजिस्टर हो जाता है वहां से लेके आगे तक का सफर कैसे तय हो रहा है। बिल्कुल, ये सवालिया निशान है जो इस माशरे को घबराहट का शिकार करता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये वाकई में कानूनी खला है? जिस तरह के ये मुकदमात अब दर्ज हो रहे हैं, अगवा के, फिर तशद्दुद, फिर वायलेंस के, फिर रेप के, तो क्या कोई कानूनी खला यहाँ पर मौजूद है सारे प्रोसीजर के दरमियान, जिसकी वजह से केस प्रॉपर तौर पर प्रोसीड नहीं कर पाता? देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन जहां से एफआईआर रजिस्टर होती है उस मुल्जिम को जब तक सजा नहीं हो जाती, वो जो एक गैप है, इस गैप के दौरान बहुत सारा एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में सबसे पहले अगर हम बात करें कि वो जब केस रजिस्टर हो रहा है, एफआईआर रजिस्टर हो रही है, क्या पता वही गलत रजिस्टर हो रही हो,
वो जो बंदा उसको रजिस्टर कर रहा है या जो उसको आपके साथ बैठ के कम्युनिकेट कर रहा है पुलिस स्टेशन में, हो सकता है वही कुछ ऐसे लकूनास को छोड़ दे जो वहां से केस खराब हो जाए। नेक्स्ट कम्स इन द मेडिकल एविडेंस। अगर मेडिकल एविडेंस पाकिस्तान अदालतें इतना तो रिलीफ दे रही हैं या इतनी अंडरस्टैंडिंग है उनमें कि यहाँ पे जो विक्टिम है, क्योंकि हमारा सोशल सर्कल ऐसा है, हमारा माशरा ऐसा है कि यहाँ पे जो विक्टिम है बहुत जल्दी सामने नहीं आता, वो टाइम लेता है, उसको टाइम लगता है। तो मेडिकली तो एक्सेप्टेबल है कि ठीक है जी, अगर आप लेट आ रहे हैं तो तभी आपको कोर्टें सुन लेंगी, लेकिन मेडिकल साइंस कहती है कि कम से कम 72 आवर्स और 96 आवर्स में आपका मेडिकल टेस्ट हो जाना चाहिए। अगर वहां भी हिंड्रेंसेस पैदा होती हैं तो वहां से भी डिफेंस को फायदा होगा, यानी कि ऑपोजिट पार्टी को फायदा होगा। नेक्स्ट कम्स इन कि विटनेस। देखिए बहुत सारा जो क्राइम हो रहा है पाकिस्तान में जहां पर अल्लाह माफ करे फैमिली जो रिलेटिव्स हैं वही इन्वॉल्व हैं, वो प्राइवेट प्लेसेस पे होता है, प्राइवेट जगह पर होता है, और हो सकता है वहां विटनेस हो ही ना। लेकिन अगर जिन केसेस में विटनेसेस होते भी हैं, उन विटनेसेस का ख्याल रखना, वो विटनेसेस हॉस्टाइल ना हो जाए, विटनेसेस को थ्रेट, विटनेसेस को मारा जाता है, वो भी ख्याल रियासत ने ही रखना है, वो भी पुलिस ने ही रखना है। और इस सब के बाद अगर हम आगे की तरफ जाएं तो मेडिकल रिपोर्ट, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट, वो जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी आना बहुत जरूरी है। एक तो वैसे भी आए, करेक्ट हो, और दूसरा ये कि टाइमली आए। अगर मेडिकल रिपोर्ट ही लेट हो रही है तो उस केस का नुकसान होना ही होना है। तो ये वो हिंड्रेंसेस हैं कि अगर इनको मतलब कि ठीक तरह ना किया जाए तो FIR रजिस्टर होने से लेकर सजा तक ये सारा केस खराब हो जाएगा, केस खराब हो जाएगा। और जहां पर कानून के जो महाफिज हैं वो भी खुद ही इन जुराइम में मुलविस पाएं तो खातून कैसे अपने आप को फिर से फेल कर सकती हैं। अच्छा बैरिस्टर मलिक साहब, ये भी बताइएगा कि हम अगर पंजाब पुलिस के दादोशुमार की बात करें और रिपोर्ट्स की बात करें तो इस जुराइम में उन्होंने खुद ही इस बात की तस्दीक कर दी है कि कितना इजाफा हुआ है। तो अब आप क्या समझते हैं कि पंजाब पुलिस की जो तफ्तीश का तरीकेकार है या फिर जो कानूनी जिम्मेदारियां हैं, इनका मौसर कोई एहतसाब होना चाहिए? देखिए हर लेवल पे हर केस में जब हिंड्रेंसेस आ रही हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कोर्टों में भी जज हो रही है, मीडिया पे भी बात आती है, हर जगह देखा जा रहा है कि जो द पुलिस ऑफिसर जो उस केस को लेके चल रहा है वो क्या SOP को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या वो खुद तो नहीं, उसने लैक ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी वजह से केसेस जो हैं वो खराब होना शुरू हो गए हैं, जो कि हकीकत है। अब ये जहां ये बात सच है कि पुलिस जो है वो बहुत एब्रप्टली सामने आ रही है, जहां केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, वहां इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज्यादा इशू है। लोगों की ट्रेनिंग नहीं है जी। वो मेडिकल एविडेंस को खराब कर देते हैं। जिस जगह पे ये क्राइम कमिट हुआ होता है वहां के एविडेंसेस को कलेक्ट करने की महारत कोई नहीं है पुलिस में, वहां वो लैक करते हैं। और फिर ये कि जो SOPs को फॉलो करना होता है, जैसे कि एक खातून आई है वो अपना केस रजिस्टर कर रही है, वहां पर एक फीमेल ऑफिसर का होना जरूरी है या एटलीस्ट उसके जो फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली है उसका होना जरूरी है। उस SOP को फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि रादर उसको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि जहां पर वो खाइफ हो जाती है, वो अपना केस सही तरह रजिस्टर ही नहीं कर पाती। अगर सिर्फ 2000 जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, वैसे मेरे पास भी एक स्टैटिस्टिक है 2024-25 का कि जहां पर तकरीबन 60,000 केसेस रजिस्टर हैं इसी तरह के जेंडर बेस्ड वायलेंस, वुमेन रेप, चाइल्ड, लेकिन उन सब में से सजा जिनको हुई है वो 1000 से भी कम है। 60,000 में 1000 से भी कम है जिनको सजाएं हुई हैं। ये सारा केस किधर गया? ये सारा केस इन्वेस्टिगेशन की जो लैकिंग है उसका शिकार हो गया। आप एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सके, आप एविडेंस सही नहीं अब रिकॉर्ड कर सके, आपने जो विक्टिम है उसी को थ्रेट करना शुरू कर दिया, आपने विटनेस को हॉस्टाइल कर दिया, आप जो विक्टिम है उसको महफूज नहीं रख सके, और जब उसको अदालतों में जब मामला गया तो वहां पर आपने डिले टैक्टिक्स शुरू कर दिए। तो ये सारा कुछ जो है ये नुकसान पहुंचा रहा है केसेस। अच्छा बैरिस्टर मलिक साहब, ये बताइए कि जब मोस्ट ऑफ द जो केसेस होते हैं खवातीन के, हम उसमें देखते हैं खवातीन जब केस रिपोर्ट करवाने जा रही होती हैं तो मुख्तलिफ प्रेशर्स में आ जाती हैं, सोसाइटी प्रेशर्स में, फैमिली की तरफ से प्रेशर उन पर आ जाता है कि अपने आप की इज्जत को अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि जो कानून है उन्हें क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस सूरत हाल में? बेसिकली काफ़ी नए लॉज बने हैं, जैसे एंटी रेप एक्ट है, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल 2021 का, उसमें भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी मुझे खतरा है तो मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। यहाँ तक मेक श्योर कर दिया गया है कि प्राइवेट जो एक
अलहदा करके आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दी जाए। यहाँ तक कर दिया गया है कि अगर आप सेफ नहीं फील कर रही अपने घर में और ना कि अपने एटमॉस्फेयर में, तो आपको दारुल अमान भेज दिया जाए। स्टेट किसी भी लेवल पे प्रोटेक्शन देने को तैयार है, कानून में ऐसी तमाम चीजें मौजूद हैं अगर कोई उनको यूटिलाइज करना चाहे तो। और ये वाया कोर्ट होना है, ये किसी अफसर ने या इदारे ने नहीं करना, ना पुलिस वालों ने करना है। अगर कोई भी आपको खतरा है, किसी भी लेवल पे आपका केस डैमेज हो रहा है, आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, आपको थ्रेट आ रहा है, आपकी रेपुटेशन को डैमेज किया जा रहा है, आपकी जो जायदाद है उसको कोई कैप्चर करने की कोशिश करने में लग गया है, किसी भी तरह आपको उसने नुकसान पहुंचाना है, तो यू जस्ट, एक तो ये कि कोर्ट जाएं, दूसरा ये कि देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और हेल्पलाइंस मौजूद हैं जहां पर आप एक फॉरम अगर आपको हिट कर रहा है तो आप उससे ऊंचे फॉरम पे भी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं, आप ऊपर तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं आज के डेट में। बट वन हैज टू कम अप कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ तो रेमेडी कोई नहीं है, अब उसको पता होना चाहिए और उसको सामने आना चाहिए। अच्छा, ये सारा काम वकील का भी नहीं है, अब हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों के पास वकील ही नहीं है। अब यहाँ पर स्टेट को मदद करनी है, लीगल एड प्रोवाइड करनी है। तो खवातीन जब अपने केसेस लेकर जाती हैं तो आप क्या समझते हैं कि जो पुलिस स्टेशन में खवातीन के लिए जो अलग से कंप्लेंट मैकेनिज्म है या इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर्स हैं उनकी मौजूदगी को कानूनी तौर पर जो है मजीद बेहतर किया जाना चाहिए, मजीद मजबूत बनाना चाहिए? एक तो ये कि मोर फीमेल ऑफिसर्स की इंडक्शन होनी चाहिए। जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने मेक श्योर किया है कि जब मजिस्ट्रेट के आगे बयान हो जो रेप सर्वाइवर है, विक्टिम है, तो उसकी स्टेटमेंट फीमेल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे। इसी तरह थानों में फीमेल इंडक्शन वुमेन ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, वही इस केसेस को लेके चलें। और अगर कोई टीम बनती भी है तो मोस्ट ऑफ द जो फीमेल ऑफिसर हैं वो उसका पार्ट होनी चाहिए, तभी हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, वुमेन ऑफिसर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में वो पासिंग आउट परेड्स इस तरीके से प्रॉपर जो मैकेनिज्म है इसको बेहतर बनाया जा सकता है। बैरिस्टर मलिक सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे इन स्टूडियोज बात करने के लिए इस मामले पर। और इस वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मैदे के कुछ मसाइल के हवाले से। और जब बात की जाती है इंसान के हेल्थ के से रिलेटेड, सेहत के हवाले से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर लोग हम देखते हैं छोटी सी भी चेंज बॉडी के अंदर फील हो तो खुद से ही कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या खुद से ही घर में ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये तो पाकिस्तानियों का वैसे ही एक प्रैक्टिस है, घर में हल्की सी भी दर्द हो या कुछ भी बॉडी के अंदर चेंज हो तो अपनी मर्जी की कोई भी दवाई ले लेते हैं और डॉक्टर के पास जाने की तो जहमत ही नहीं करते ना। तो व्यूअर्स बात करने जा रही हैं स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के हवाले से। और अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनमें अंदर वो फील करते हैं कि मैदे के अंदर उनके दर्द रहता है या फिर तेजाबियत महसूस होती है या फिर जो है उनको गैस, बदहजमी या खाने के बाद बेआरामी फील होती है। तो मुख्तलिफ ये चीज़ें उनको मैदे के हवाले से जो है ना फील करते हैं वो लोग। और कुछ एंटीबायोटिक्स जो है लोग खुद से ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, खुद से ही इलाज करना अपना शुरू कर देते हैं और मेडिसिन जो है ना वो दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। या तो मेडिसिन जो पहले उन्होंने इस्तेमाल की हुई थी उनको दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या खुद से ही कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक का जो कोर्स है उसको पूरा भी नहीं करते और बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर रिपीटेडली एक ही एंटीबायोटिक जो है ना बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। तो बार बार जो एंटीबायोटिक को मुसलसल इस्तेमाल करना है ना व्यूअर्स, ये बहुत खतरनाक है। और आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते कि बार बार सेम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना आपके अंदर क्या क्या तब्दीलियां ला सकता है। आप एलर्जिक हो सकते हैं किसी मेडिसिन से, आप उस मेडिसिन का कोई रिएक्शन हो सकता है या फिर आपके अंदर एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है वो दोबारा से पैदा हो सकती है किसी भी एंटीबायोटिक के खिलाफ। तो खुदारा अपने ऊपर रहम करें, अपनी कुछ सेहत का ख्याल किया करें, खुद से डॉक्टर ना बन जाया करें, डॉक्टर के पास जाने की जहमत किया करें। इंसान की सेहत से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है और अगर आप अपनी सेहत को इस तरीके से फॉर ग्रांटेड लेंगे तो बड़ी सरप्राइजिंग बात है। और हमारे पाकिस्तानियों का जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली वो यही है कि कोई भी उनको बीमारी आ जाए उन्होंने कहना है कि भाई हम खुद से ही घर में इसका इलाज करेंगे। तो एंटीबायोटिक्स के हवाले से जो बहुत ज़्यादा ये हम देखते हैं रेजिस्टेंस होती है और डॉक्टर्स भी इस पर बार बार गाइड करते हैं कि एंटीबायोटिक का बार बार इस्तेमाल ना किया जाए।
इसी पर हमारे साथ डॉक्टर साहब भी होंगे। प्रॉपर हमने एक सेगमेंट डिज़ाइन किया है, इस पर हम बात करेंगे और आप लाइव कॉल करके भी हमसे अपने जितने भी मसाइल हैं मैदे से रिलेटेड या कोई एंटीबायोटिक से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो लाइव कॉल के ज़रिए भी हम लाइव कॉल भी लेंगे और आप हमारे साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉपर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होंगे और इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के बाद बाकायदा अपने सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान, कहीं नहीं जाना आपने और हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जैसे ब्रेक से पहले मैं आपको बता रही थी कि मैदे के अमराज के हवाले से तो हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर मैदे के जितने भी मसाइल हैं ये किस वजह से होते हैं। और जब मैदे के मसाइल की बात की जाती है तो वहाँ पे एज पेलोराई का जिक्र ज़रूर होता है और एज पेलोराई के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेसिकली ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके जो मैदा है उसके जो इन्फेक्शन होता है ना उसमें वो पैदा करता है। मैदे के मसाइल की वजह से ये खामोशी के साथ जो है ना ये बैक्टीरिया आपको इफेक्ट कर रहा होता है आपके मैदे के अंदर और जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के जो स्टमक के डिसऑर्डर्स हैं ना वो पेशेंट्स फील करते हैं। इसी पर और जिगर से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, स्टमक से मुतालिक आपके जितने भी मसाइल हैं, इसी पर हम आपके साथ आज डिटेल में बात करेंगे, लाइव कॉल्स भी लेंगे और साथ ही साथ व्यूअर्स मैं आपको ये बताऊं कि जो एज पेलोराई बैक्टीरिया है ये मैदे के अंदर सूजिश, अल्सर और दीगर जो पेचीदगियां हैं उनको पैदा करने का सबब बनता है और ये इलामात अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं और ये भी नहीं जान पाते कि ये किस वजह से हो रही है। क्या ये हमें नॉर्मल किसी कोई खाने पीने की अपनी कोई चीज़ की वजह से हो रही हैं या बाकी में कोई हमें इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हमारे अंदर अपीयर हो रहे हैं। और इसी हवाले से एज पेलोराई की जो तशखीस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अब मुख्तलिफ किस्म के लेबॉर्ट्री टेस्ट भी आ चुके हैं जिनके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन बेसिकली क्या हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अहमद नईम साजिद। उनको वेलकम करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप? फाइन, शुक्रिया। ओके सर, बताइएगा ये एज पेलोराई बैक्टीरिया बेसिकली है क्या और किस तरीके से जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसके स्टमक के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करता है और फिर क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं? असल में ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये आमतौर पर हमारी जो फूड है, फूड से, पानी से ये हमारे जो है वो स्टमक तक पहुंचता है और फिर असल में ये करता क्या है, ये मैदे में जाकर तो ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है यूरिएज। अब ये यूरिएज क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है अमोनिया जिसकी वजह से ये एक ख़ास किस्म की लेयर बना लेता है स्टमक की जो वाल्स हैं उसके दरमियान और अपने गिर्द भी। और होता क्या है कि जो एसिड में, असल में एसिड जो स्टमक है उसकी पीएच राउंड अबाउट 1 होती है, यानी शदीद जो है ना आप कह सकते हैं कि वो एसिडिक माहौल होता है जिसमें आमतौर पर लाइव बैक्टीरिया या जर्म्स जो है ना वो लाइव जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन ये चूंकि अपने गिर्द एक लेयर बना लेता है जिसकी वजह से ये स्टमक में बैठा रहता है और ये ख़ास तौर पे जो यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा अमोनियम प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा ये दीगर मैदे के मसाइल का सबब बनता है जिसमें ख़ास तौर पे गैस्ट्राइटिस, जो इसके अलावा आप कह सकते हैं कि मैदे के कैंसर का सबब भी बनता है, पेप्टिक अल्सर का सबब भी बनता है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है एसिडिटी, मैदे की जो खास तौर पे आम तौर पर हमारी आबादी में ज्यादातर लोगों को जो है ना ये प्रॉब्लम होती है और ये फूड की इंडाइजेशन से भी हो सकती है, दीगर वजूहात की बेस पर भी हो सकती है। डॉक्टर साहब ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स है ना कि जो कोई भी इंसान है वो फील करता है बार बार कि पेट में दर्द हो रही है, स्टमक में दर्द है, ये तो आम, हम इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते, पेट में दर्द होना, मैदे में दर्द होना। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कोई इन्फेक्शन है या फिर ये आम दर्द है, एसिडिटी है, गैस हो रही है? एक सर्वे के मुताबिक ये देखा गया है कि लाहौर की आबादी 60% लोग इससे ट्रेंड है, यानी कि उनके अंदर हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो है वो पाया जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि सारे लोग बीमार हों, खासतौर पे बच्चों में इस तरह की जो है ना वो ये अलामात जल्दी अपीयर हो जाती हैं, फीमेल्स में भी जल्दी जो है ना ये अपीयर हो जाती हैं। इसके अलावा ये पता कैसे चलेगा, इसकी आम अलामात जैसा कि
आपने बताया कि स्टमक में दर्द, इंडाइजेशन, इसके अलावा वजन का कम होना, वेट लॉस, और ख़ास तौर पे स्टूल, जिसमें स्टूल में ब्लड आना, स्टूल का जो है कॉफ़ी कलर का हो जाना, ये इसकी आम अलामत है। तो ख़ास तौर पे जब ये सिम्टम्स आती हैं तो आपको ख़ास तौर पे अपने मुआलिज के पास, अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो फिर जब देखता है कि सिम्टम्स वर्स हो चुके हैं और इससे पहले जो दीगर काजेज हो सकती हैं उनको पहले वो रूल आउट कर लेते हैं जी। देन फिर जब किसी आपको ये सिम्टम्स आ रही हैं और इसकी वजह कोई नहीं मिल रही, कोई काज नहीं मिल रही, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको एच पायलोरी के लिए अपने टेस्ट करवाने हैं, डायग्नोसिस करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ लाइव कॉलर भी हैं, आयरा हैं कराची से, उनसे सवाल भी ले लेते हैं। मीनवाइल आयरा, अस्सलाम वालेकुम, सवाल कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा ये डॉक्टर साहब से सवाल है कि जो हम सीबीसी का टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट, उसमें WBC और RBC अगर जिसके इंक्रीज हों, दोनों चीजें, मतलब अगर किसी में WBC इंक्रीज है और किसी पेशेंट में RBC इंक्रीज है, वो किस डिजीज की वजह से होते हैं, उसका रीजन क्या होता है? जी सर। असल में आपने क्वेश्चन किया है वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स का। तो जब भी इन्फेक्शन होता है ना, तो आपका असल में जो इम्यून सिस्टम है, आपके जो WBC हैं, दे आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे ही कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जब ये अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी जो है ना वो इमीडिएटली वाइट ब्लड सेल्स को रिक्रूट करती है। तो वाइट ब्लड सेल्स का नॉर्मल रेंज से जो है उनका एलिवेट हो जाना, इस बात की निशानी है कि ये बंदा इन्फेक्टेड है। एच पायलोरी से नहीं, जरूरी नहीं एच पायलोरी से, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। जनरल क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब जहां तक RBC की बात है, तो RBC बेसिकली आपके रेड ब्लड सेल्स हैं। इसमें अगर आपने देखा है कि इसका कलर रेड क्यों है, ड्यू टू आयरन, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो समटाइम ऐसा होता है कि आपके इसकी ना मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। RBC का बढ़ना, जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनको ऑक्सीजन की फराहमी कम होती है, तो उनके आम बंदे से रेड ब्लड सेल्स की जो नंबर्स है, तादाद है, उनके अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो सी लेवल पे रहते हैं। इसके अलावा RBCs की कुछ वजूहात कैंसर में भी होती हैं, कुछ RBCs कैंसर में कम भी हो जाते हैं। कुछ लोग जो एस्थमेटिक होते हैं उनके भी जो HB है वो आपको ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ RBCs एलिवेटेड है और इससे आपको इन्फेक्शन या दीगर डिसऑर्डर्स का जो है वो अंदाजा हो जाए, तो ये नहीं है। हमें इसको दीगर पैरामीटर्स को भी हमें कोरिलेट करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सिर्फ इलामात की बुनियाद पर एच पायलोरी का जो इलाज है दुरुस्त है करना इस तरीके से, सिर्फ इलामात की बेसिस पर? ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये जो आपने जैसा कि पहले अपने प्रोग्राम में बताया भी कि इसका ताल्लुक डायरेक्टली जो है वो मैदे के साथ है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे पहले पेट में दर्द हो, तो वो तो जब तक इसकी बहुत सारी और वजूहात हो सकती हैं, जब तक आप हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं, आपकी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ना हो जाएं, डॉक्टर फाइंडिंग ना कर ले, आपको तो इसको छेड़ना ही नहीं चाहिए। तो कौन कौन से टेस्ट आप किए जा सकते हैं ताकि एक आइडेंटिफाई किया जा सकते हैं कि यही वाला इन्फेक्शन? एच पायलोरी के लिए जो डिफरेंट स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जिसमें सबसे पहले जो कंफर्मेटिव टेस्ट जो सबसे ज्यादा किया जाता है उसको हम कहते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट। यूरिया ब्रेथ टेस्ट के साथ हम लोग जो है वो दीगर टेस्ट भी करते हैं, जैसा कि स्टूल एंटीजन टेस्ट। इसके अलावा हम लोग जो है वो रैपिड यूरिएज टेस्ट भी कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट हैं, PCR है। इसके अलावा आजकल जो सबसे इजीली अवेलेबल है कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट है। ये तमाम टेस्ट जो है ना एच पायलोरी के लिए डॉक्टर रेकमेंड कर सकता है। तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट की आपने बात की, इसको इतना अहम क्यों समझा जाता है? सबसे पहले ये कंफर्मेटिव टेस्ट है। एक्चुअली इसमें हम लोग जो पेशेंट होता है ना उसको हम पिलाते हैं यूरिया के साथ, जो है ना वो एक रेडियोलॉजिकल एलिमेंट उसको पिगमेंट पिला देते हैं। अब क्या होता है कि वो पिलाने के बाद जो बैक्टीरिया है उसका यूरिया को ब्रेक करता है।
जिसकी वजह से अमोनिया ने तो प्रोड्यूस होना ही होना है, साथ में गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ना वो इवॉल्व होती है। तो हम उसकी मेजरमेंट करके उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि फलां शख्स के बॉडी में इस वक्त जो H पाइलोरी है वो एक्टिव है कि नहीं या उसमें मौजूद है कि नहीं। तो बेसिकली इट इज अ कंफर्मेटिव टेस्ट। कंफर्मेटिव टेस्ट। तो आपने स्टूल एंटीजन टेस्ट की बात भी की है, तो ये किस मरीज के लिए बेहतरीन इंतखाब है और इससे जो एक्टिव इन्फेक्शन है उसका अंदाजा किस हद तक लगाया जा सकता है? इसमें एक्चुअली जो पेशेंट होते हैं ना उनके स्टूल में भी इसके एंटीजन आ रहे होते हैं H पाइलोरी के। तो हम क्या करते हैं कि इसमें उसके जो एंटीजन है स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट टेस्ट करते हैं। तो हम उसकी फाइंडिंग करते हैं कि फला H पाइलोरी के जो एंटीजन है वो स्टूल में आ रहे हैं। उससे भी कंफर्म हो जाता है कि इस बंदे की इंटेस्टाइन में या जीआई में H पाइलोरी मौजूद है। तो क्या H पाइलोरी का जो टेस्ट करवाने से पहले अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, इंसान खुद से ही कोई पेशेंट अगर मेडिसिन ले रहा है, तो क्या वो मेडिसिन रोक देनी चाहिए कि कंटिन्यू करके नहीं, टेस्ट हो? एक्चुअली होता यह है कि जब आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं तो इसमें तो कंफर्म है कि कम से कम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाने और आपके एंटीबायोटिक लेने में 10 से 15 दिन का डिफरेंस होना चाहिए, गैप इतना होना चाहिए, 10 to 15 डेज का। यस। Okay. लेकिन अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी करवाते हैं जिसमें बायोप्सी है, एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी जब आप करवाते हैं तो उसमें जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं तो उसकी जो स्मीयर है उस पर हमें H पाइलोरी नजर आ जाते हैं। तो उसके लिए अगर आपने मेडिसिन स्टार्ट की भी हुई है या एंटीबायोटिक पहले से ली भी हुई है तो उसका इफेक्ट नहीं होता। तो एंडोस्कोपी क्या H पाइलोरी के मरीज को करवाना जरूरी है? नहीं, नॉट फॉर ऑल। अगर पेशेंट की जो कंडीशन है वो वर्स है, साइन एंड सिम्टम वर्स है, स्टूल में ब्लड है या हम दीगर टेस्ट कर चुके हैं और उसके बावजूद भी हमें रूल आउट हमने किया है कि हमें कोई मेन रीजन नहीं मिल रही उसकी जीआई में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो तब डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसकी एंडोस्कोपी करनी चाहिए। सिर्फ वो एंडोस्कोपी नहीं करता बल्कि एक छोटा सा जो है ना वो टुकड़ा ब्लॉक जो है ना वो हम इंटेस्टाइन में सैंपल ले लेते हैं और उसकी फिर आगे बायोप्सी होती है। बायोप्सी बोले तो डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स काट के, सेक्शंस काट के हम उसको जो है ना वो स्टेन करके तो उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं। तो फिर उसमें डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं वो उसका जब माइक्रोस्कोपिक उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें H पाइलोरी जो है वो नजर आ जाता है। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसी पर मजीद बात भी करेंगे। अभी एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के बाद लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से बात करेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मैदे के मसाइल के हवाले से और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है H पाइलोरी उसके हवाले से, फिर डायग्नोसिस के हवाले से भी हमने बात की। हमारे साथ डॉक्टर साहब इन स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं खुद, तो आप क्या समझते हैं कि H पाइलोरी की जो तशखीस है और इलाज का इंतखाब है, माइक्रोबायोलॉजी लेबॉर्ट्री कहाँ पर स्टैंड करती है, उसका क्या किरदार है? माइक्रोबायोलॉजी लेबॉर्ट्री बेसिकली is a integral part of health system और इसका जो मेन काम है सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी, इसके अलावा सीरोलॉजी, इसके अलावा मोलेक्युलर टेस्ट जितने भी हैं, PCR है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग है, डिटेल टेस्ट है वो भी, प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस इज द पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शियस डिजीजेस डॉक्टर ट्रीट ही नहीं कर सकता। अगर आप एक बात देखें कि माइक्रोबायोलॉजी को माइनस कर दें हेल्थ से तो डॉक्टर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एज वेल एज इन्फेक्शन का नाम भूल जाएगा। तो इसलिए माइक्रोबायोलॉजी, ना सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी बल्कि इसका हेल्थ सिस्टम में एक बहुत अहम रोल है। ठीक। अच्छा सर, ये भी कहिएगा कि H पाइलोरी में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है हम देख रहे हैं कि इसके केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और खुद से जो एंटीबायोटिक लेना है इसका मसला कितना संगीन हो सकता है? लोगों को कौन समझाए कि एंटीबायोटिक बार बार नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए? सेल्फ मेडिकेशन इज अ पॉइजन। आप सेल्फ मेडिकेशन को जहर कह सकते हैं, इसलिए कि एक मैं आपको बताता हूं कि अगर जब आप किसी भी बैक्टीरिया को क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी एंटीबायोटिक देते रहेंगे, डोज पूरी नहीं देंगे,
या आपको पता ही नहीं कि ये फलां बैक्टीरिया, और उसके लिए इसकी कल्चर और सेंसिटिविटी में इसकी सेंसिटिविटी या सस्पेक्टेबिलिटी जो है ना वो ये आ रही है, और आपने उठा के जुबानी एक मेडिसिन दे दी किसी को या एंटीबायोटिक खा ली, उससे क्या होगा, वो रेजिस्टेंट हो जाएगा बैक्टीरिया, वो अदर एंटीबायोटिक से भी वो जो है ना नहीं किल होगा। अच्छा सर, रेजिस्टेंस पे हम दोबारा से बात करेंगे। हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है, मिसेस इरशाद पेशावर से हमारे साथ हैं। मिसेस इरशाद, अस्सलाम वालेकुम, सवाल कीजिएगा, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। जी, मेरा डॉक्टर साहब से यही सवाल है, क्योंकि मैं बीसी की पेशेंट हूँ, एच पायलोरी की, और मेरी एज जो है वो 58 है, और मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि मैं पिछले साल से मैंने इन्हीं दिनों में जून जुलाई में टेस्ट करवाया था एच पायलोरी का, क्योंकि मुझे भूख वगैरह तो लगती नहीं है, अभी भी नहीं लगती, फैटी लीवर ग्रेड 1 भी है, और ब्लोटेड मेरा बेली होता है। लेकिन ये है कि एच पायलोरी मैंने फिर इसका ट्रीटमेंट भी किया, 2 महीने तक मैंने जो एलोपैथिक का जो है ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स का भी किया है, उसमें दोबारा फिर मेरा जी पॉजिटिव आ गया था, तो फिर मैंने उसके बाद छोड़ दिया ना, उसके बाद फिर मैंने इसको छोड़ दिया, फिर मैंने हिकमत का इलाज किया। लेकिन ये है कि फिर अभी पता नहीं चलता कि ये तो स्टूल टेस्ट है भी महंगा, और मैं करवाती भी स्टूल वाला ही टेस्ट हूँ, और इसका मुझे बताएं कि ये इसके मतलब ड्रॉबैक्स जो हैं वो क्या हैं। और अभी तो मैं क्रॉनिक ही हो गई हूँ, मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन इसके खत्म होने का कैसे पता चले, और ये हो जाता है खत्म कि नहीं होता खुद से, हालांकि मैं बाहर की चीजें इसे नहीं खाती जी, मैं घर की। जी मैं सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि एच पायलोरी का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये कंप्लीटली 100% इरेडिकेट हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या आप टारगेटेड ट्रीटमेंट कर रहे हैं? इसके लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं। आपने सबसे पहले तो कोई दूसरा टेस्ट करवाने की बजाय बहुत सस्ता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट करवाए। ये हर लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं है, स्पेसिफिक जो बड़ी लेबोरेटरीज हैं उसमें अवेलेबल है, जैसा कि शौकत खानम है, आगा खान है, चुगताई है, इन लेबोरेटरीज में इसकी फैसिलिटी मौजूद है। जैसे लाहौर की बात करें, शेख ज़ायद हॉस्पिटल में भी ये होता है, एंड सो हम जहाँ भी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है। इसमें होता ये है कि आपने पहले ये करवाया और फिर ट्रीटमेंट करवाने के बाद यूरिया ब्रेथ टेस्ट आपने लाजमी करवाना है कि क्या वो ख़त्म हो गया है कि नहीं या नेगेटिव हो गया है कि नहीं। अब जहां तक बात है इसके ट्रीटमेंट की जी, अब पता नहीं आप एंटीबायोटिक्स कौन सी खा रही हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एंटीबायोटिक आपने टारगेटेड खानी है, जिसके लिए बाज़ औक़ात ये डबल एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, बाज़ औक़ात ये क्वाड्रुपल्स हैं, यानी आपको एकदम 4 एंटीबायोटिक्स जो है ना वो आपने पेशेंट को देनी है जस्ट फॉर 14 डेज, जिसके लिए आमतौर पर आपके पास फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ये एंटीबायोटिक्स होती हैं। जैसा कि आपको एक मैं आपको बता देता हूं कि जिसमें क्लैरिथ्रोमाइसिन है, जिसमें आपको हम अमिप्राजोल देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब वो यही कह रही है ना कि जब उन्होंने इलाज कराया उनको फर्क नहीं पड़ा तो वो हकीमों के पास चली गई। ये भी तो अक्सर होता है ना कि हकीमों के पास लोग चले जाते हैं, मामला भी ठीक नहीं होता और फिर दोबारा एलोपैथिक की तरफ आते हैं। ये गलत है, क्योंकि हकीम के पास जाना ही आपका सबसे जो है ना वो गलत था। उसमें ये होता है कि खास तौर पर ये लोग जो है ना वो देते हैं स्टीरॉइड्स, जिसमें एक दफा पेशेंट हो सकता है कि थोड़ा सा अपना अफाका महसूस करे, लेकिन उसके बाद वो इलाज जो बीमारी है वो वहां की वहां रहती है, या हो सकता है कि वो वर्स हो जाए। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक दफा यूरिया ब्रेथ टेस्ट करवाएं और फिर किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनको बोलें कि मुझे क्वाड्रुपल्स में 4 एंटीबायोटिक वाली जो, तो क्या जैसे आपने भी मेंशन किया स्टेरॉइड्स का इम्पैक्ट भी होता है, कोई बैड इम्पैक्ट जाता है फिर ऐसे पेशेंट पर जब सही ट्रीटमेंट छोड़कर इनकी तरफ जाता है, कोई साइड इफेक्ट उसका? बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। स्टीरॉइड की जो सिग्निफिकेंस है वो अपनी जगह पे है। डॉक्टर अगर इसको टारगेटेड इसको भी दे तो ये कहीं कहीं हमारे लिए ये मेडिसिन है, लेकिन अगर आप हर बीमारी में ये देना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, पेशेंट को उसकी नुकसानात होंगे, उसकी बीमारी वर्स होगी और हो सकता है कि उसको मजीद कोई और साइड इफेक्ट शुरू हो जाए और प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो किसी भी शख्स को जब तक आप जानते नहीं कि प्रॉपर जो है वो मेडिसिन में ये स्टीरॉइड का ये रोल है, तो आपने कभी भी स्टीरॉइड भी देने की कोशिश नहीं करनी।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी कहिएगा कि अगर कोई शख्स H. pylori का जो इलाज करवाता है और फिर ये इलामात इलाज करवाने के खत्म होने के बाद दोबारा से शुरू हो जाती हैं, तो फिर उसे फौरी तौर पर क्या दोबारा से वही एंटीबायोटिक दोबारा से सबसे पहले तो उसको जो है ना वो टेस्ट ही करवाना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर उसकी मेडिसिन खाएंगे, क्योंकि इसकी मेडिसिन ना तो इतनी महंगी है और ना ही इतनी मुश्किल है। लेकिन इसका प्रॉब्लम असल ये है कि ये खिलाएगा आपको स्पेशलिस्ट ही, क्योंकि जो आपको ट्रीट कर रहा होता है, जो आपको आपकी हिस्ट्री ले चुका होता है, जिसको पता होता है कि आपको दीगर जो डिजीजेस हैं वो रूल आउट कर चुका होता है, तो फिर उसके बाद वो देखेगा कि इसकी डोज कितनी होंगी। अब एक लेट सपोज हम ले लेते हैं एक फार्मासिस्ट है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है या दीगर हैं जी। इनको इस बात का नहीं पता कि इस पेशेंट को ये डोज देनी है। हम लोग ये पाकिस्तान के अंदर असल प्रॉब्लम भी यही है। अच्छा सर, हमारे साथ लाइव कॉलर भी हैं, पहले कॉलर ले ले। सैयद तारिक गुजरात से हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया। सैयद तारिक आप बात करिएगा, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कहनी आज तकरीबन 10 दिन से गुज़श्ता पेट में गैस का मसला बना हुआ था और जिसकी वजह से खट्टे डकार भी तकरीबन सुबह के वक्त जो है वो आते थे और रात को जो है वो मेरे पेट में काफ़ी जो है ना वो जैसे क्या कहते हैं अभी आवाज़ें जो हैं गुड़ गुड़ की आवाज़ें इस तरह की आती थी और उसके साथ मुझे लूज मोशन भी उसके साथ चल रहे हैं। तो ये पिछले 10 दिन से है और मैंने अभी तक कोई मेडिसिन ली नहीं है। तो मैं आपसे पता ये करना चाह रहा था कि क्या मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए? इस 10 दिन हो गए हैं तो उसमें अफाका कोई नहीं अभी तक हुआ। यस, आपको सबसे पहले तो अपने डॉक्टर के पास जाना है और सबसे पहले जैसा कि आपने लूज मोशन बताए हैं, इसके लिए हो सकता है कि आपको कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो, जिसके लिए आपको वो एक सूटेबल एंटीबायोटिक जो है ना वो बताएंगे जिसमें प्रॉपर डोज के साथ। तो जस्ट 3 to 7 days आप लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं और दीगर इन्फेक्शन CBC करवाएंगे तो हो सकता है अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपके जो WBC है वो रेज आएंगे। तो इलाज मुकम्मल करवाने के बाद दोबारा से क्या H. pylori का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि ये बैक्टीरिया खत्म हो चुका है? और कैसे फिर मालूम होता है कि जरासीम वाकई में ही खत्म हो गया है, इन्फेक्शन खत्म हो? ये जरूरी है कि आपने जब ट्रीटमेंट करवा लिया है तो उसके बाद आप लाजमी तौर पर H. pylori का वही सेम टेस्ट करवाएं, जिसमें कॉमन अवेलेबल आपका यूरिया ब्रेथ टेस्ट है। इसके अलावा आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट भी करवा सकते हैं। लेकिन जो एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी है या मोलेक्युलर टेस्ट है, ये जरा उस वक्त डॉक्टर करवाता है जब वो देखता है कि अब वर्ष हो गया है और मजीद जो पहले वाले टेस्ट मैंने बताए हैं इसमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो देन उसके बाद उसकी बारी आती है। अदरवाइज आप यूरिया ब्रेथ टेस्ट करें। होते हैं जब उनका इलाज चल रहा होता है ना, 2-4 दिन बाद देखते हैं जब हमारे अंदर सिम्टम्स खत्म हो रहे हैं, तो वो इसी पर मजीद बात करेंगे। अभी हमारे साथ हारिस कराची से कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस, सवाल कीजिएगा, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, ये जो है तकरीबन 1 साल हो गए, वेट जो है ना काफी तेजी से गिर रहा है और जो है ये अभी वॉशरूम जा रहा हूँ तो जो है ना खून भी आ रहे हैं। महीने में आते हैं 4-5 दिन, उसके बाद जो है हर महीने ऐसे फील करता है। अभी कोई मेडिसिन भी यूज नहीं कर रहा, तो इसको क्या चाहिए? यस, ये वो सिम्टम्स हैं जिसके लिए सबसे पहले आपको फौरन तौर पर अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए आपका स्टूल में ब्लड आना। ये इस बात की निशानी है कि आपकी GI में या इंटेस्टाइन में या आपके मैदे में पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, आपके पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। इसके अलावा इस तरह की, और ये वो चीज़ बताती है कि आपने एंडोस्कोपी करवानी है, बायोप्सी करवानी है, ठीक, तो तब आपका पता चलता है अंदर। बेसिकली बायोप्सी एंडोस्कोपी में कैमरा अंदर जो है इंटेस्टाइन में डालकर उसको डॉक्टर देखता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो स्टूल में ब्लड आना ये वर्स्ट सिचुएशन है। तो खून की कै या काला पखाना, फिर वजन में कमी का तो आपने जिक्र पहले भी किया, तो मुसलसल कै या निगलने में दुश्वारी होना, क्या ये भी इसकी इलामत है? जी, निगलने में दुश्वारी होना ये H. pylori की मेन सिम्टम्स इसकी इलामत हैं जो डिफरेंट हैं आम रूटीन से हमारी। बिल्कुल। तो जब आपको निगलने में दुश्वारी हो, जब आपको
खून की उल्टी आए और आप उसमें ज़ाहिर है कि अल्ट्रासाउंड और दीगर रूल आउट करने के बाद नहीं पता चलता, तो फिर आपने H पायलोरी का टेस्ट करवाना है और इसमें ब्लड एंड स्टूल, आपको कॉफी कलर का स्टूल या इस तरह की जो अलामात हैं, अगर ये जाहिर हो तो फिर आपको H पायलोरी के लिए हर सूरत में उसको रूल आउट करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये बात कर रही थी उस वक्त भी कि कुछ लोग होते हैं कि इलाज के दौरान ही जब देखते हैं अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं तो वो इलाज छोड़ देते हैं, शायद समझते हैं हमारे पर दवाई का असर वक्त से पहले ही आ गया है। तो ऐसे अधूरे इलाज को छोड़ना, तो इससे इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं? अधूरे इलाज को छोड़ना ही सबसे ज्यादा अहमकाना हरकत है, इसलिए कि एक शख्स को इन्फेक्शन है, उसको एंटीबायोटिक की जो नीड थी वो 7 डेज थी और आपने जस्ट 3 डेज एंटीबायोटिक दी, तो वो बैक्टीरिया हो सकता है कि स्लगिश हो गया हो और वो अभी पूरी तरह रेडिकेट ना हुआ हो, तो क्या होगा? आपने एंटीबायोटिक छोड़ी, वो दोबारा से तगड़ा होके दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, लेकिन अब क्या पता कि उसने म्यूटेशन हुई, आपकी उसी एंटीबायोटिक आपने छोड़ी। एंटीबायोटिक बार बार वही एंटीबायोटिक छोड़कर दोबारा से शुरू करना, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सबब बनता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जब आपसे सामना हो गया, तो हो सकता है बाज़ औक़ात, मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो मैंने देखा कि कभी कभी ऑल अवेलेबल एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो बैक्टीरिया जो था वो रेजिस्टेंट होता था। रेजिस्टेंट तो फिर हम दो से इसी पर मजीद बात करते हैं। हाजिम नवाब शाह हमारे साथ हैं, उनका सवाल भी शामिल करेंगे। हाजिम अस्सलाम वालेकुम, सवाल कीजिएगा। हाजिम साहब, आपको आवाज आ रही है? सवाल कीजिएगा। जी आ रही जी 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 मेरा डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरा पेट बढ़ रहा है 6 महीनों से और हम खाने में भी आयल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब सांस में तकलीफ आ रही है थोड़ी थोड़ी? जी जी, पेट बढ़ने की, अगर तो आप वैसे ओबीज हो रहे हैं तो ये एक अलग बात है, पेट इसमें भी बढ़ता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अनयूजुअली आपका जो पेट है वो बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फौरी तौर पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसकी एक नहीं, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। साइटिस है, इसके अलावा लीवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसमें भी जो है ना वो पेट बड़ा हो जाता है और दीगर प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बेसिकली इंडिकेटर है दूसरी बीमारियों, ये दूसरी बीमारियों की भी ये इंडिकेशन है। अच्छा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे, बताइएगा कि जब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मसला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? मैं वही बता रहा था कि हमारे पास जब कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए हॉस्पिटल से टेस्ट आते थे तो डॉक्टर रिक्वेस्ट करता था कि इसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी, हमने रिपोर्ट भिजवा दी ऑल अवेलेबल रेजिस्टेंट, तो दोबारा से रिक्वेस्ट आती थी कि हमें बताओ, अब कोई तो बताओ। फिर हम ये करते थे कि डिफरेंट किस्म की 2 एंटीबायोटिक्स को मिक्स करके उसकी जो सेंसिटिविटी लगाते थे, तो किसी ना किसी तरह से हम सेंसिटिव कॉम्बिनेशन हॉस्पिटल को, डॉक्टर को हम बताते थे कि ये वाली दे। समटाइम बहुत सारे केसेस सेप्सिस के होते थे और इसके अलावा बहुत सारे केसेस जो ऐसे वुंड्स के होते हैं जिसमें खासतौर पे बर्न सेंटर में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, डॉक्टर ऑपरेट ही नहीं कर पाता। अगर आपको कोई ऐसा बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास है, जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ये अगर आ जाए और इसकी सेंसिटिव एंटीबायोटिक वो 7 डेज खिला ना दे, वो कैसे ऑपरेट कर सकता है? वो नहीं कर सकता, वो तो जख्म को खराब कर देगा, वुंड्स को। बिल्कुल। अच्छा, H पायलोरी की सोर्सेज क्या हैं? हमारे नाज़रीन को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अपने आप को किस तरीके से इस बैक्टीरिया से महफूज रख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से बच सकते हैं? H पायलोरी की जो इसकी जो बचाव है, उससे पहले सबसे पहले आप सब्जियां धोकर और अच्छी तरह जो है ना उनको पकाकर खाना चाहिए। दूसरा, पानी। मैं अर्ज करता चलूं कि हम घर में तो नेस्ले का पानी और साफ पानी रख लेते हैं, तो क्या हम जब बाहर जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं या किसी बाहर ओपन स्पेस से हम जो है ना वो किसी रेडी से लेके कुछ चीज खा लेते हैं, क्या हमने फ्रूट जब लिया है तो क्या हमने ये मेजर्स लिए हैं कि उनमें कंटेमिनेशन कितनी थी और वो फूड, वो रोटी। प्लस मैं यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं, सोर्सेस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ लाइव कॉलर इस्लामाबाद से ताहिरा है। ताहिरा, वेलकम कहेंगे आपको, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे ना स्टूल वाली जगह पे दर्द होता है, यूं नहीं है कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू नहीं है, मगर मुझे कुछ महसूस होता है कि बस
जलन कह लें या कुछ दर्द कह लें, ऐसी फीलिंग है। किस जगह पे होता है? सॉरी, दोबारा दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करें। मैं कह रही हूँ मुझे स्टूल वाली जगह पे ना, जब स्टूल पास करती हूँ उस टाइम भी दर्द होता है और वैसे भी रूटीन में भी जलन सी होती रहती है ना, मतलब महसूस होता है कि कुछ है ना, अजीब सी फील है। मुझे बताना भी नहीं समझ आ रही कि किस तरह बताया जाए। 34 मेरी एज है, मेरे 5 सी सेक्शन हुए हैं, मतलब जब सिजेरियन होता था उसके बाद जब मैं एंटीबायोटिक लेती थी तो उसमें मुझे फिर बवासीर का मसला हो जाया करता था। अब मेरा बेटा है तकरीबन 9 महीने का है, तो उसके बाद से मुझे ये मसला ठीक नहीं हुआ। यस, इसमें भी 2-3 इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि आपको इसके लिए भी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। उसे कहें कि एनल एरिया के गिर्द आप खुद भी देखें कि अगर किसी किस्म का कोई निशान है, किसी किस्म का कोई ज़रा से भी स्किन कलर वहाँ से चेंज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। आपने का सिजेरियन हुआ था, इसके बाद इम्यून सिस्टम जैसे ही वीक हो जाता है तो खास तौर पे फंगल अटैक होता है। पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन वहाँ पे कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे आप कोई टेस्ट सजेस्ट कर दें उनको, या इनके लिए सबसे पहले स्टूल टेस्ट करवाएं, लेकिन ये किसी लेडी डॉक्टर को आप चेक करवाएं कि सबसे पहले इसको फंगस के लिए रूल आउट करें। ओके, कि फंगल इसके ज्यादा चांसेस उसी तरफ हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सोर्सेज के हवाले से हम बात कर रहे थे, बताइएगा आम अल्फाज में लोगों को क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि इस बैक्टीरिया से बचा जा सके? जी, मैं वही बता रहा था कि सब्जियां पकाकर खानी चाहिए, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। ये आपकी सारी बीमारियां आपकी बॉडी में हाथों के जरिए जा रही होती हैं। तीसरी चीज ये है आपका पानी, आपकी फूड। आपने कभी भी बाहर से नंगी पड़ी हुई फूड वो नहीं लेनी। प्लस होटल्स में हमेशा से एक अच्छे होटल वालों से पूछा करें कि आपके जो स्टाफ है क्या उन्होंने उनका एच पाइलोराई जो है वो नेगेटिव है, क्या उन्होंने टीबी के लिए टेस्ट करवाए हैं, क्या उनके हेपेटाइटिस टेस्ट हो चुके हैं, क्या वीडीआरएल के लिए वो नेगेटिव है, क्या आपके जो लोग खाना बनाते हैं उनके हाथ धोने का क्या हाइजीनिक जो है ये कितना हाइजीन और इन्वायरमेंटल हाइजीन को और पर्सनल हाइजीन को कितना वो फॉलो करते हैं। ये तमाम तर वो बातें हैं जिस पर हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन चीज़ों को ज़रूर देखें कि सब्जियां फल हैं और उनको वॉश करें। किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट घर में भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और छोटा सा भी आपको कोई मसला है तो इवन आपको डॉक्टर के पास ही हमारी सजेशन है कि जाना चाहिए। इसी पर हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अहमद नईम साजिद इन स्टूडियो मौजूद थे बात करने के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने बड़े अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से इस बैक्टीरिया के हवाले से इसके इलाज और प्रिकॉशन के हवाले से हमें बताया। आज के एपिसोड के साथ अभी तक के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान, और फीडबैक भी जरूर दीजिएगा न्यू पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाकर। अल्लाह हाफिज।